अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 3 जुल्हज 1444 हिजरी, जून की है 22 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड वेल यस, अभी मैं तारीख पढ़ रहा था तो मैंने कहा भाई आज है जुमेरात, इसका मतलब ये कि अगली जुमेरात जो है वो होने वाली है ईद उल अज़हा, जिसे हम कहते हैं बड़ी ईद या बकर ईद भी। दैट मीन्स वी आर इनटू द वीक 0 फॉर दिस ईद। वैसे हुकूमत ने इस बार जो छुट्टी दी है वो काफी अंडरवेलमिंग किस्म की छुट्टी दी है। काफी सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इससे सहमत और इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ईद से एक दिन पहले की जो है वो छुट्टी मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी बहरहाल नेवरदलेस नेक्स्ट थर्सडे मॉर्निंग इस वक्त हम में से बहुत सारे दोस्त अपनी जो है वो नमाजों से फारिग भी हो चुके होंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न और एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारे यहाँ जो बॉयज नमाज पढ़ने हम लोग जहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे हम इस वक्त तक नमाज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी बखैर फारिग हो चुके होंगे और हमारे यहाँ अब कटाकट जो है वो शुरू हो चुका होगा। नॉट माई बट अब अपार्टमेंट में जब आप रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपका इस वक्त दिल चाहता है ना कि नमाज के बाद, नाश्ता करने के बाद आप सोने चले जाएं, और जब आप सोने जा रहे होते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो बुगदे चलने की आवाज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। सो या मैन, ये भी बहुत सारे लोग कहेंगे ये भी हमारे कल्चर का एक हुस्न है। I tend to disagree, लेकिन बहरहाल चलें जी। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ये एक 1.5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक है, यानी एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक है। इसके बाद वापस आते हैं और आप लोगों के प्रोग्राम में मैसेजेस भी शामिल करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। आई मीन यू गाइस हैव नो आइडिया, इतनी खूबसूरत। अगर आप कराची में नहीं रहते तो फिर ज़ाहिर फील करना जरा मुश्किल है। डार्क जो है क्लाउड इस वक्त कराची के ऊपर है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये बारिश बरसाएंगे, लेकिन हाँ हल्की सी फुहार जो है वो इस वक्त फिजा में है, हवा भी चल रही है एंड एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग। चलें जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील। 7:20 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया। हाँ जी, तो मैं पढ़ रहा था कराची के आज की सुबह का कसीदा मौसम का, और ज़ाहिर ह्यूमिडिटी तो अब जून में ह्यूमिडिटी नहीं होगी कराची में तो फिर किस महीने में होगी। लेकिन मेरी बड़ी हमदर्दी है पाकिस्तान के बाकी इलाकों में रहने वाले दोस्तों के साथ, बिकॉज अभी जो है वो मैं ये देख रहा था क्या कहते हैं जी, हमारे कुछ ऑलरेडी लाहौर के ग्रुप में जो है वो ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि आज ऑलरेडी काफ़ी गर्मी है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द फील लाइक कैन गो टू 51 डिग्री सेल्सियस टुडे। वाओ, दिस इज प्रीटी डेंजरस। अभी इत्तेफाक से आज सुबह ही जो मैं न्यूज़ प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट दिस हीट वेव इन दिल्ली राइट नाउ। इस बार ना कराची में तो सॉरी लाहौर में तो फिर भी जरा कुछ मौसम की कुछ तब्दीलियां रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आई मीन अनयूजुअल सा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द समर रहा है वो बहरहाल अनयूजुअल रहा है। लेकिन अब जो लेकिन दिल्ली में जो है ना वो काफी गर्मी रही है। दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अ कपल ऑफ हीट वेव्स बिफोर दैट, और अभी भी वहां पे टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक। आई रियली डोंट नो हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस हवाले से ज़ाहिर है क्या कर रही है। अच्छा, आपको ये भी पता है बात के लाहौर के बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है, कराची का हमेशा यही बुरा भला कहा जाता है कि कराची में गर्मी इसलिए पड़ती है बिकॉज हमारे पास दरख्त नहीं है। लाहौर में दरख्त बहुत सारे हैं माशाल्लाह, और इतने दरख्त होने के बावजूद जो है वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल। तो मामला दरख्त के कुछ बियॉन्ड भी है। दरख्त जो है वो आपको ज़रा एक लोकल लेवल पर, खैर एनीवे एक और भी बात आती है। अभी कल ही इत्तेफाक से कहीं बैठा हुआ मैं बात कर रहा था तो बेंगलोर का जिक्र निकल आया कि पाकिस्तान के मैचेस काफी सारे बेंगलुरु में जो है होने वाले हैं। सो बेंगलोर शहर के बारे में, सो सिटी ऑफ गार्डन्स, जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, इसी तरह बेंगलोर को इंडिया में जो है वो सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। लेकिन जो बेंगलोर के पुराने रिहायशी हैं वो ये बात बोलते हैं कि द सिटी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, द अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑल, वो अपना जो एसेंस है वो लूज कर गया है। उस शहर में अब वो बात नहीं रही है जो एक जमाने में वाकई सही मानों में सिटी ऑफ गार्डन्स और भारत के बाकी बड़े शहरों के हवाले से निस्बतन ठंडा शहर जो है वो ये हुआ करता था. बट लॉट्स ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स नाउ, आपको पता है वो अर्बन हीट आइलैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनिंग एंड बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन एंड ऑल एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग.
जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, ऑन ग्राउंड टेम्परेचर इन दोस अर्बन हीट आइलैंड जो है वो आमतौर से 1, 2, 3 अप टू 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो भी ज्यादा हो सकता है. सो लाहौर का भी यही सिलसिला है. काफी सारे लोग यही कहते हैं कि पिछले कोई 30 साल में जो बहुत जबरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, उसकी वजह से लाहौर का वो जो एक ग्रीन री वाला जो एहसास था और वो जो एक एलिमेंट था, द सिटी हैज लॉस्ट दैट एलिमेंट. और उसी वजह से शायद होता है गर्मी बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है, वल्लाह आलम, हमें नहीं पता. गर्मी तो खैर पड़ती रही है हमेशा वहाँ से. लेकिन तो आई वाज लिसनिंग टू दिस न्यूज़ जिसमें वो बता रहे थे कि क्या क्या तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है इट इज़ ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू पेंट. और जिस तरह के इमारतों पे और बिल्डिंग्स में पेंट किए जाते हैं, ये हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और इस पर डेवलपमेंट और इस पर जो है वो रिसर्च वगैरह R&D वगैरह भी काफ़ी हो रही है. और कहते ये हैं कि अब इस तरह के पेंट जो है वो मार्केट में जल्दी आ जाएंगे जिसके बाद आपको एयर कंडीशनिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. वल्लाह आलम कितनी हकीकत है इसमें. लेकिन खैर चलें जी. मुझे याद है यार एक ज़माने में हम हैदराबाद जब बचपन में जाया करते थे तो हैदराबाद जो है वो उसे रोशनदानों का शहर जो है वो कहा जाता था. और हैदराबाद में बहुत आप अभी भी जाएं पुराने हैदराबाद सिटी में तो वहाँ पे आप नोट करेंगे कि उधर जो है वो बड़े बड़े विंड कैचर्स जो हैं वो लगे हुए होते थे छतों के ऊपर और वो डक्ट्स थी जो कि घरों में निकला करती थी एंड ऑल. मैं कभी कभार यही सोचता हूँ यार, मैं कभी जिंदगी में पता नहीं ऐसा मौका मिले या नहीं मिलेगा, अपना घर कभी डिजाइन कराऊंगा. कभी मौका मिला किसी आर्किटेक्ट के साथ बैठ के मैं कभी अपना घर डिजाइन कराऊंगा तो उसमें मैं एक विंड डक्ट जो है वो जरूर बनाऊंगा. बिकॉज अच्छा मुझे नहीं पता था, एक दिन ऐसी रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे, अभी कोई आज से कोई महीने पहले की बात है. मेरे जहन में ना हर वक्त इस खैर एनीवे छोड़ रहने दे, मेरे जहन में क्या चल रहा होता है वो आप रहने दें. लेकिन मैंने ऐसे किया, मैंने कहा जरा सर्च करता हूँ यार, बिकॉज दिस इज अ वेरी लाइक एनर्जी सेविंग थिंग जो हमारे पुरखों में और हमारे बुजुर्ग जो लोग करके चले गए हैं. मैं पहले घरों में हम जाते थे, हमारे नाना के घर में भी रोशनदान हुआ करता था हमेशा. एक जो है वो कमरे के ऊपर एक विंडो सी बनी हुई होती थी जो खुली हुई होती थी हर वक्त ना. और बाद में मैं समझ में उसके पीछे रीजन क्या है कि यार जो गर्म हवा होती है वो बेसिकली ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है, तो ऊपर उसको एस्केप करने के लिए जो है ना वो ये रास्ता दिया जाता है. सो बहरहाल हर चीज के पीछे एक साइंस होती है. हमसे पहले के लोगों ने काफी पहले ये बातें जो हैं वो समझ ली. तो हैदराबाद में ये विंड कैचर्स जो हैं ये लगे हुए होते थे. कभी आप जाएं गूगल पे इस पे सर्च करें विंड कैचर्स और उससे डक्ट्स निकल के पूरे घर में फैल जाएगा. तो हैदराबाद इज अ वेरी विंडी सिटी और वहां पे जो है वो इस तरह घर बहुत ठंडे रहा करते थे इन चीजों के हवाले से. और ज़ाहिर है जिन जगहों पे ह्यूमिडिटी रिलेटिवली कम होती है, मैं एक बार पहले भी हम प्रोग्राम में जिक्र भी कर चुके हैं कि ईरान के जो बहुत ही ड्राई एरियाज हैं वहां पे किस तरह टेम्परेचर्स को जो है वो कम रखा जाता है इन अ सर्टेन रूम, इन अ सर्टेन चैम्बर. अब मैं उस डिस्कशन में फिर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभार अपना कभी घर डिजाइन किया तो ऐसे ही ट्रायल के तौर से आज कल ही मैं इत्तेफाक से रोटी लेने जब गया था, वॉक करते हुए जा रहा था मैं, तो मैं ये देख रहा था हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आजकल टाउन हाउसेस बहुत बन रहे हैं. जो पुराने पुराने घर हैं वो टूट रहे हैं. जो हमारा अपार्टमेंट जिस जगह पर है वहाँ पे 1000 गज 600 800 गज के प्लॉट्स हैं. तो वो क्या हो रहा है कि जी वो उसको तोड़ के वहाँ पे 4 टाउन हाउसेस बन रहे हैं. तो एक टाउन हाउस में देख रहा था इतना महंगा, उतनी 6.5-7 करोड़ का बेच रहा है, लेकिन वो चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है. उसको सिर्फ जो एक एडवांटेज है वो ये है कि उसकी छत है और छत के ऊपर मैं सोच रहा था कि यार ये घर जो बन गया है ये कितना, इसमें कोई हवा का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो कितना अच्छा हो कि इसके ऊपर एक विंड कैचर बनाया जाए और उस विंड कैचर से उसकी आधी वॉल से विंड को कैच करके विंड को डिफ्लेक्ट करके या उसको रिफ्लेक्ट नहीं डिफ्लेक्ट करके एक्चुअली वो उस डक्ट्स में डाला जाए और वहां से कमरों में एक डक्ट जो है प्रोवाइड की जाए. आप कहेंगे यार एसी चला लो. अबे एसी चलाना अब सारा टाइम एसी थोड़ी चला सकते यार. अब तो एसी चलाना भी अमीरों वाली गेम हो गई है. आपको पता है पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी हो गई है. लेकिन खैर चलें जी, ऑलराइट. बाकी का सीन है. मुनीब मकबूल ने आज का पहला मैसेज भेजा है. अस्सलाम वालेकुम, रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द एनुअल समिट ऑफ ग्लोबल शेपर्स एट इन एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड. As community lead, I look after 15 cities of Pakistan and 3 in Afghanistan. यार आप तो काफी मुनीब मकबूल फट आदमी लग रहे हैं यार. The global shaper community believes in a world in which young people are at the heart of solution building, policy making and lasting change. Our mission is to inspire, empower and connect youth leaders to reach their full potential. वाह यार जबरदस्त भाई, जबरदस्त. Well done मुनीब मकबूल. So you were in Geneva, स्विट्जरलैंड, और वहां पे आपने जाके जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. दिस इज सो कूल. आई वुड रियली लव टू लुक इनटू दिस इनिशिएटिव मुनीब. सो लेट्स गेट इन टच इंशाल्लाह और देखते हैं यार
अच्छा जी, इसके अलावा जावेद साहब क्या कहते हैं, USDA अलाउड लैब ग्रोन मीट टू बी, यार ये खबर जो है ना मेरे पास आज सुबह मेरे से दिमाग में घूम रही है मेरे, ये कि अमेरिका हैज बिकम बाय द वे द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका जो है वो दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है जिसने लैब ग्रोन मीट यानी लेबोरेटरी में बनाया हुआ जो गोश्त है वो अलाउ कर दिया है. नाउ इससे पहले नंबर 1 बाय द वे सिंगापुर था, सिंगापुर में ही अलाउ कर दिया गया. नाउ लैब ग्रोन मीट जो है ना ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पिछले 10 साल से हम काफी सुनते हुए आ रहे हैं, बल्कि दुनिया के चंद बड़े ही अमीर लोग जो हैं वो इस बिजनेस में काफी इंटरेस्टेड हैं. बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक स्टार्टअप, एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जो कि इस लैब ग्रोन मीट को देख रही है उसमें अपने पैसे भी अच्छे इन्वेस्ट किए हैं. लेकिन वो जो ख्याल था कि ये जितना पॉपुलराइज हो जाएगा ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट अबाउट इट. लेकिन यार मैं जरा मौलवी साहब वाला अभी तक मुझे पर्सपेक्टिव मालूम करना है, मौलवी साहब का इस हवाले से क्या कहना है. वैसे जनरली हमारे मौलवी साहब तो इस पे अग्री नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि हमारे मौलवी साहिबान जरा थोड़ा सा साइंस उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है. आई मीन आप फोटोग्राफी ले लें और बहुत सारी टेलीविजन ले लें, ये सारी चीजें देख लें, आप जहाज में सफर करना हो, ट्रेन में सफर करना हो, पता नहीं क्या क्या बातें हमने, प्रिंटेड कुरान पढ़ना हो, तो हमारे जरा थोड़े से हजरात थोड़े से पीछे ही रहे हैं जो साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट्स हैं. लेकिन अब यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा. जरा देखते हैं कुछ हमारे जो थोड़े से जो कहना चाहिए कि सोच विचार करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, जरा इस पे देखते हैं कि वो उनका इस हवाले से जो है वो क्या कहना है. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है जनाब. FK नियाजी साहब कहते हैं, भाई सुना है तबीयत खराब है, अब कैसी तबीयत है, अल्लाह आपको खुश रखे. आप शो नहीं करते तो रात नहीं गुजरती. मैं आपका शो रात 12 बजे सुनता हूँ. ओह, रात 12 बजे शो सुनते हैं, रात नहीं गुजरती. वैसे यार अभी मैं बीमार भी रहा हूँ, लेकिन इस दौरान भी मैंने अपना YouTube शो तो मैंने किया है यार. आप वही सुन लिया करें यार. अगर मैं रेडियो नहीं कर रहा तो फिर वो कर लूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं यार. अच्छा जी, फ़हीम अली खान साहब कहते हैं, ब्रो टुडे इज द बर्थडे ऑफ माई सिस्टर फौजिया अली खान, नाउ फौजिया कमर सिद्दीकी, who is on a visit to Oman to meet her husband along with her 3 kids. Please wish her birthday from my side and your side. Great जी भाई. फ़हीम साहब की हमशीरा मोहतरमा फौजिया अली खान, जिनका अब नाम फौजिया कमर सिद्दीकी है, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद फ़हीम की जानिब से और मेरी जानिब से. और उम्मीद ये करते हैं कि आपका जो दौरा ओमान है ये बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा और आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो अच्छा टाइम एंजॉय कर रही होंगी. इसी विश के साथ जो है, और अच्छा फ़हीम अली खान ने आज दुआ भी भेजी है, वो दुआ जो कि हमारे दिलों के बड़ी करीब है और हर कोई जो है वो ये दुआ मांगता हुआ भी नजर आ रहा होता है, सुनाई भी दे रहा होता है. नमाज में भी अक्सर लोग पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी अक्सर पढ़ रहे होते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. वाह. हम जब स्कूल में एक स्कूल में हम पढ़ा करते थे, वहाँ पे हमारी असेंबली में जो है ना ये वाली दुआ पढ़ी जाती थी. इस वजह से हमें याद भी हो रही. सूरह बकरा की आयत नंबर 201. थैंक यू सो मच फ़हीम, जज़ाकल्लाह बिल खैर. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 37 is the time. Sunrise Show में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. Go, that was Atif Aslam and Abdullah Siddiqui. Hope you guys enjoy that song. All right, Tasneem Amjad, good morning. कहते हैं very hot, humid and sunny morning here. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें हम सब के लिए. जीशान बेग साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. उस्मान कमर has clinched gold medal in the cycling event at the prestigious Special Olympic World Games in Berlin, Germany. Competing for first time in the mega event, he completed 5-kilometer distance in 7 minutes 21.59 seconds, securing a top spot in the podium. क्या बात है माशाल्लाह. So I think Pakistan has got multiple medals in the Special Olympic Games जो कि इस वक्त बर्लिन जर्मनी में जो है वो चल रहे हैं, and that is pretty cool. Alright जी, इमादुल हक कहते हैं, in 2023 our national politics washing machine is IPP just like PTI which served the same purpose in 2018. इमाद बिल्कुल, लेकिन 2018 में पीटीआई एक पॉपुलर मूवमेंट थी. क्या अलीम या जहांगीर की पर्सनालिटी ऐसी है जो कि वोट लेने में कामयाब हो जाएगी? कल ही हमारे एक मशहूर जो है
एंकर जो है वो ये जो कि मुराद रास के अपने हल्के से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मुराद रास जो है अगर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो बुरी तरह इलेक्शन में हारेंगे. आपको इंटेलेक्चुअली इंतहाई डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा. यानी किस लेवल का इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा, जो कि इमाद मुझे अंदाजा है आपका जो माइंडसेट है, आप शायद ये बात कह भी दें कि पीटीआई 2018 में मकबूल जमात नहीं थी. ये मेरे ख्याल से आई थिंक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात होगी अगर आप वाकई ये समझते हैं. डीजे सुमेर गुड मॉर्निंग कहते हैं थैंक यू. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं रियाद इज सेट टू हैव द फर्स्ट शेल ब्रांडेड फ्यूल स्टेशन लेटर दिस ईयर आफ्टर शेल साइंड एन एग्रीमेंट विद Asad Holding Company as part of the Saudi Energy's ministry effort to bring international companies into the kingdom. It's actually quite surprising वैसे रियाजुर रहमान साहब कि अभी तक there is not a single Shell pump in Saudi Arabia. देखें यार हमारे पंप बंद करके अब पता चला मुझे पाकिस्तान में शेल के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था. सऊदी अरब से साजिश हो रही थी. बट बहरहाल चलें जी, दैट्स नाइस, ग्रेट. ओके जी, और क्या सीन है. जायदा शाहीन कहती है मुझे आज के शो में आलमगीर का गाना चाहिए. आलमगीर गाना सुनना चाहती हैं, बिल्कुल कर लेते हैं जी. ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं सलाम व सुबह बखैर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द सनराइजर्स. सन इज नॉट देयर. आप बिल्कुल कराची के हवाले से बात कर रहे हैं और कराची के मौसम की जो है वो मैं खूबसूरत जो इस वक्त एक तस्वीर जो है वो ऑलरेडी उसकी मंजरकशी जो है वो मैं कर चुका हूँ. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग टू दैट. जुल्फी कहते हैं 33 डिग्रीज एंड रियल फील इज 40 डिग्रीज एट 7:14 AM. इट्स गोइंग टू बी अनदर हॉट डे. इट्स गोइंग टू बी अनदर very very hot day without doubt. मोहम्मद मुनीब कहते हैं me and my wife Dr. Hina travel daily at this time to perform our duties. Kindly request her to make me listen to your show from my side. डॉक्टर हिना वही हैं जिनको अभी आपने हैप्पी बर्थडे विश किया था कुछ दिनों पहले, या कोई और थी पता नहीं यार, आई डोंट नो. बट बहरहाल भाई ये डॉक्टर साहब ये क्या है, लाइक आई मीन ये कबूल नहीं है बात. आप अगर शो से रोकेंगी लोगों को तो इसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक आ सकता है. पता है आपको ये बात. प्रेशर कुकर सिचुएशन मत डेवलप होने दें प्रेशर कुकर सिचुएशन. और बहुत सारे लोगों को मैं ये मशवरा दे रहा हूँ प्रेशर कुकर सिचुएशन, बिकॉज फिर उसके बाद हालात हाथ से निकल जाते हैं. अबीर फातिमा कहती है आई एम लिसनिंग टू योर शो विद माय मॉम एंड भाई अली, ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच अबीर और उनके सब घर वालों को मेरी तरफ से सलाम. अशफाक जंजुआ कहते हैं लास्ट सैटरडे मेट अ यंग मैन अब्दुल रहमान एट मॉडल टाउन पार्क. ही इज योर रेगुलर लिसनर. फेल्ट लाइक रीयूनियन ऑफ रियल फैमिली मेंबर्स. Met him in the same place few weeks ago. Thank you Adil for introducing us to this lovely family. That is so great. I mean thank you so much Ashfaq साहब. और my greetings to Abdul Rahman as well, जो कि मॉडल टाउन पार्क में जो है आपसे उनकी मुलाकात हुई. कल हमारे लाहौर के कुछ दोस्त जो हैं उनकी भी एक मीटअप हुआ था और मेरे पास कुछ तस्वीरें भी उसकी आई हैं. सो इट लुक्ड रियली गुड. और कभी कभार सोच के भी हैरत होती है कि रेडियो शो की वजह से जो है वो इस तरह लोगों का आपस में कम्युनिकेशन डेवलप होता है. सो दैट्स प्रीटी कूल. बट हैव फन गाइस, हैव फन. अच्छा जी, इसके अलावा कुछ रूस यूक्रेन जंग के बारे में बताएं. कहाँ आज बात करूंगा मैं. कल मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि सदर है यूक्रेन का, उसका मैं बयान सुन रहा था. बहुत गुस्से में है भाई वो, बिकॉज अगले महीने लिथुआनिया में नेटो की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये ख्याल था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो है वो ये ख्याल था कि यूक्रेन को नेटो में इस मीटिंग में शामिल कर लिया जाएगा. अब वो दीवाने का ख्वाब था या क्या था, लेकिन उनको उम्मीद बहुत थी कि यूक्रेन को बिलाखिर नेटो का हिस्सा बना लिया जाएगा. बिकॉज अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो उसके बाद ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन और डायनामिक्स इस वॉर के जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. बिकॉज फिर यूक्रेन की इस जंग में, यूक्रेन और इस रूस की जंग में नेटो के तमाम ममालिक जो हैं उन पे एक अग्रीमेंट की बुनियाद पर, एक मुआहदे की बुनियाद पर ये लाजिम हो जाएगा कि वो यूक्रेन के साथ इस जंग में हिस्सा लें. हाउएवर उनको ये भी पता है जो नेटो ममालिक हैं कि रूस इस चीज को एज अ प्रोवोकेटिव स्टेप जो है वो लेगा और वो उसको एक काफी खतरनाक जो है लेवल पे जंग को भी ले जा सकता है. सो ये उनका बयान आया है. बहुत गुस्से में भाई वो. और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं अभी, बल्कि उन्होंने परसों में उनका बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ रियलिटी जो है चेक दिया है और बताया ये है कि वो जो मच अवेटेड स्प्रिंग ऑफेंसिव था या समर ऑफेंसिव था जो भी था अगेंस्ट रशिया यूक्रेन की जानिब से, इट इज प्रोसीडिंग वेरी स्लो. वो बहुत
स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा है. अगर आपको याद हो, उस वक्त मैंने जब वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया था कि कुछ दिनों में ही 3 देहातों पे कब्जा कर लिया है दोबारा से, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि यार ये जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है इसकी यूक्रेन क्राइसिस की बहुत बायस्ड है. और जाहिर है जहाँ पे रूस की खबरें जो हैं वहाँ पास कंफर्म होकर नहीं आ रही, इंटरनेशनल मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है, आई मीन व्हाट इज द वे ऑफ कंफर्मिंग दैट. सो बहरहाल जी क्या सीन है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो भाई ये यूक्रेन के हवाले से ये अपडेट है. बाकी जंग में इस वक्त मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपना किन भाई का मैसेज आया था, ये हमारे दोस्त मुनव्वर अली भाई, एक सॉर्ट ऑफ स्टेलमेट सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त आ गई है. यानी कि ऐसी जगह पर आ गई है जहां पे कोई भी पार्टी जो है वो जंग जीत नहीं रही है. और काफी सारे लोगों का ख्याल है कि ये एक सिचुएशन अब ऐसी डेवलप हो गई है जहां पे शायद इस जंग के खत्म होने की भी कुछ उम्मीदें जो हैं वो होना पैदा हो गई हैं. जबरदस्त जी, माशाल्लाह. हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब का मैसेज आया, कहते हैं बिग डे ऑफ माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम लीविंग फॉर हज. माशाल्लाह भाई, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट न्यूज. और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ खुर्रम, और यकीन जाने कि आपकी जिंदगी का ये बहुत खूबसूरत एक सफर होने वाला है. और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे. ज़ाहिर है थोड़ी सी मौसम की गर्मी वगैरह होती है, लेकिन वो जो आपकी ओवरऑल जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है, आई थिंक दैट काउंटर्स फॉर एवरीथिंग. और माशाल्लाह आप जवान आदमी हैं, और इन तमाम जो थोड़े बहुत फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, और वाकई अगर ये चैलेंजेस ना हो तो फिर तो हज में मजा क्या है ना वाकई. लेकिन चलें, अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए, आसानियाँ पैदा करे, और आप जिस तरह खुश खुश अभी जा रहे हैं वैसे ही खुश खुश इंशाल्लाह वापस भी आएँ. और गुड लक टू यू, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग विद योर बेटर हाफ, सो गुड लक टू हर एज वेल. ऑलराइट, चलें जी. हसान शेख कहते हैं रोनाल्डिनियो केम टू मीडिया अटेंशन एज 13-year-old व्हेन हिज टीम वन 23-0. He scored all 23 goals. क्या बात है, ग्रेट. इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं अदील विद अस इन द इवनिंग आल्सो बाय यूट्यूब. पहले मॉर्निंग विद अदील, अब इवनिंग्स विद अदील 2 times. फर्स्ट डे ऑफ बकरा ईद, गोश्त एंड सोना, और शाम को लोगों से मिलना. जबरदस्त जी, ग्रेट. आपने अपना पूरा शेड्यूल बता दिया. कहते हैं जी गुल मुस्तफा आसिफ साहब, दैट इज नाइस. प्रोग्राम सुन रहे हैं, हेलो. हसीन सुबह रॉकिंग सॉन्ग गो. उमैर बाबर कहते हैं, डॉक्टर शैला कहती हैं वेरी गुड मॉर्निंग, विल लीव इन एन आवर फॉर लाहौर, इट वाज हॉट इवन हियर इन नथिया गली, ओनली इवनिंग्स वर प्लेजेंट. अच्छा, चलें, आई होप योर विजिट वेंट गुड. मैं समझ रहा था कि आप जो हैं वो अपना ईद गुजारने वहां गई होंगी, बिकॉज मैं आई नो 3 families बाय द वे हु वोंट बी इन कराची फॉर ईद. वो तीनों फैमिली जो है वो अब कंट्री पहाड़ों पे जा रही हैं ईद गुजारने के लिए. That's very good. ताहिरुल्लाह खान साहब, डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. खूबसूरत गो. आतिफ असलम, पेशावर में कराची के बरक्स जबरदस्त गर्मी चल रही है. इसके अलावा फारूक सिद्दीकी साहब कब्जा कॉलोनी से आपने जो है वो वीडियो भेजी है, और सियाह बादल जो इस वक्त छाए हुए हैं, ऊदे बादल जो छाए हुए हैं, आपने उसकी मंजरकशी की है. थैंक यू सो मच. एंड अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक पे की जानिब, लेकिन उससे पहले खिलजी साहब कहते हैं मिसिंग ऑन बर्थडेज, डॉक्टर ईशान मिसिंग ऑन बर्थडेज ऑफ अमरीश पुरी, लेट मोगेम्बो खुश हुआ. बाय द वे ही वाज द नेक्स्ट लेवल इंडियन मूवी विलन. एंड सेकेंडली द बर्थडे ऑफ मैरिल स्ट्रीप, शी स्टिल डेट अ वेरी क्लासी एक्ट्रेस. मैरिल स्ट्रीप, दोनों क्या अजीम एक्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. मैरिल स्ट्रीप हुई या फिर अमरीश पुरी साहब हुए. अमरीश पुरी साहब पे तो पूरा एक प्रोग्राम बनता है यार. वैसे वाकई कोई क्लास विलन था बंदा. और मैरिल स्ट्रीप 74. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. क्या कमाल फिल्में की हैं भाई. चलें जी, आप बताएं भाई. आप खिलजी साहब बहुत फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी फिल्में, रिव्यूज भी लिखते हैं. आप हमारे सनराइज शो के रेजिडेंट फिल्म क्रिटिक हैं. तो आपकी फेवरेट मैरिल स्ट्रीप मूवी कौन सी है, इस हवाले से बताएं. ये जरा आप हमें बताएं ताकि हमें पता चले और हम भी जानने का मौका मिले हमें. अभी हम ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:56 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और पाकिस्तान के अपकमिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खबरों पे मौजूद हैं फॉर 2 reasons. एक तो ये कि जी अनयूजुअली 3 महीने पहले उनकी आमद का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया. इट्स अ प्रीटी अनयूजुअल स्टेप जो कि हुआ है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दूसरा ये कि आज काजी फाइजी साहब विल बी सिटिंग ऑन द सेम बेंच एज द चीफ जस्टिस, द आउटगोइंग चीफ जस्टिस बंदियाल साहब.
और ये भी एक बड़ा अनयूजुअल वाकया है बिकॉज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन दो सीनियर तरीन जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर, इवन दो नाउ आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द रीजन कि इन दोनों के इख्तिलाफात क्यों है, बिकॉज द बोथ अपीयर ऑन द सेम पेज राइट नाउ. अगर वो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है वो एक अलग बात है, लेकिन अब सीन ये हो गया है कि ये आज इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में 11:15 बजे. दिस इज अबाउट द फौजी अदालतें वाला केस जिसमें आप जानते हैं सबसे पहले इमरान खान न्याजी साहब जो हैं वो कोर्ट में गए थे, हामिद खान उनको रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, उसके बाद सिविल सोसाइटी गई थी जिसमें एक बड़े मशहूर वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सिविल सोसाइटी को. फिर उसके बाद जो है वो एतजाज एहसन साहब एंड कंपनी, ये लोग जो हैं लतीफ खोसा साहब, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए. आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी रिप्रेजेंटिंग देयर ओन सेल्फ. और सबसे जो इसमें एक धमाकेदार एंट्री मारी थी वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने भी इन फौजी अदालतों के खिलाफ जो है, यानी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल करने के खिलाफ, जो कि आपको पता है कि 9 मई के वाकये के बाद एक पाकिस्तान में एक और चीज जो है वो की जा रही है, सो उसके खिलाफ वो गए हैं. तो आज ये बेंच समाअत करेगा. लेकिन जैसा कि कल मैं अपने यूट्यूब शो में भी रात में बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले ही ये बेंच की फॉर्मेशन सामने आई थी. मुझे जाती तौर से ये लगता है कि ये बेंच टूट जाएगा. फैज़ ईसा साहब जो है वो अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं. उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये, फैज़ ईसा साहब ने बाय द वे पिछले 2 महीने से कोई भी बेंच पे वो नहीं बैठे हैं. ही इज ओनली डूइंग द चेंबर वर्क. अब वो क्या वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे, वल्लाह आलम, वी डोंट नो अबाउट दैट. तो देखते हैं कि क्या वो इस बेंच से अलग हो जाएंगे. ख्याल यही था, उम्मीद यही थी, और सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान ने कुछ बड़े वकला जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील भी ये की थी कि आप एक फुल कोर्ट जो है वो इसका जो है वो बनाएं, बेंच बनाएं जिसमें सारे जजेस मौजूद हों. लेकिन बहुत सारे जजेस भी, आपको पता है आजकल छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट्स की, तो उसकी वजह से बहुत सारे जजेस गालिबन अवेलेबल नहीं है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से तमाम जजेस मौजूद नहीं है. उसके बावजूद ये 9 जजेस का एक लार्जर बेंच यहाँ पर बनाया गया है. चले आगे बढ़ते हैं जी. डार से डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात. IMF से मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से फिर मदद मांग ली. ताहम जंग अखबार का ये लिखना है, जंग अखबार जो कि नून लीग का माउथ पीस है, आपको पता है, वो कहते हैं कि वॉशिंगटन की सर्द मोहरी, इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी. और इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी तो पता चल गई है, वो मुसद्दिक मलिक ने बोल दिया, IMF तो हम खुड्डे लैंड कर चुके हैं, हमारे पास तो 120 अरब डॉलर आने वाले हैं, दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट करने वाले. पाकिस्तान में पिछले 10 साल में कुल मिला के 659 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, और हम एक साल में कुछ अरसे में 120 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. कराची के शहरियों के लिए हुकूमत का तोहफा, बिजली मजीद ₹1.52 महंगी. इसके अलावा सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस फैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी. 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे. 16 सितंबर को जो है वो उमर अत्याब बंदियाल रिटायर हो जाएंगे. 1 साल 8 दिन जो है वो काजी फैज़ ईसा की जो है वो चीफ जस्टिस का जो है बहैसियत टाइम रहेगा. असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की को हिफाजती जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है. पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत से नाला, अलहदगी पर मुशावरत. एंटी नवाज वोट मिलने की उम्मीद. एंटी नवाज वोट इस वक्त सिर्फ एक पार्टी को मिलेगा, अगर अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा. लेकिन बहरहाल जी, अब देखते यही है कि इस कुश्ती में क्या पाकिस्तान की आवाम समझ पाएंगे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है या नहीं. लेट्स सी. आपको अब लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. Good morning दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 8:07 हो चुके हैं. हम खेलों के हवाले से अभी बात करने वाले हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फुटबॉल मैच. एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई है. जाहिर है हम ये बात जानते हैं कि इंडियंस अब नंबर 1 अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, क्राउड की सपोर्ट पूरी उनके साथ थी, वो तमाम मामला अपनी जगह. लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो लेस देन अ डे बिफोर दिस मैच एक बहुत तवील मुसाफत, एक तवील सफर करके जो है वो पोर्ट लुई मॉरिशस से पहुंची बैंगलोर, बिकॉज आपको पता है व्हाटएवर वीजा इशूज एंड ऑल हैपन. लेकिन उसके बावजूद इंडियन फुटबॉल टीम और खासतौर से जो इनके मैनेजर थे वो तो इतने फ्रस्ट्रेटेड पता नहीं क्यों नजर आ रहे थे. और हुआ ये है कि जी उनके जो कोच इनफैक्ट हैं उन्होंने फाउल पर जो है वो तैश में आकर थ्रो करने के लिए पाकिस्तानी
थ्रो करने के लिए तैयार एक पाकिस्तानी खिलाड़ी था, उससे बॉल छीन के उसने बॉल छीन लिया जी, पागल सा आदमी है। अच्छा, उस पर जो है ना उसको रेड कार्ड जो है ना वो भी दिखा दिया गया। और पाकिस्तानी टीम को ज़ाहिर है यार, वी ऑल नो पाकिस्तान फुटबॉल टीम इस वक्त एक रीबिल्डिंग के मरहले से गुजर रही है। मुझे बस डर इस बात का है कि इस रीबिल्डिंग के मरहले को, बिकॉज हमारे यहाँ ना गिद्ध बैठे हुए होते हैं और हमारे यहाँ लीचेस बैठी हुई होती हैं जो कि टाइम नहीं दे रही होती हैं। देखें यार, इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है कुछ चीज़ों के ऊपर। कोई वो जो कल भी मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा था ना, एक मेटामॉर्फोसिस के अमल से गुजरना चाहिए। लेट द गाइज जेल इन, लेट देम परफॉर्म। कल कुछ बड़ी बेसिक एरर्स जो हैं आपको नजर आ रही थी। गोल कीपिंग का एरर, खासतौर से जो पहला गोल हमने कंसीड किया, डिफेंस में इशूज थे एंड ऑल, बट यार लेट द टीम जेल इन, सेटल डाउन, दे विल प्ले मोर फुटबॉल। पाकिस्तान इतने साल तक तो फुटबॉल खेल ही नहीं रहा था, अब फुटबॉल की फील्ड में वापस आया। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर प्लेइंग। अब में जा रहे हैं, अब बड़े दिनों बाद ये मैचेस हमने खेले हैं, 3 मैचेस अभी खेले हैं, 3 मैचेस और खेल रहे हैं जिसमें से एक मैच हम खेल चुके हैं। जाहिर है हमें अपनी गलतियों का अंदाजा होगा। आई रियली होप दे गिव पाकिस्तान सम टाइम, सो नोबडी इज एंग्री, नोबडी शुड बी एंग्री एक्सेप्ट फॉर शोएब जट, एंड वी शुडंट केयर अबाउट दैट। लेकिन पाकिस्तान की टीम जाहिर है थकी हारी बेचारी पहुंची। एंड देन आप में से कोई भी अगर इंडिया सफर करने गया है, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी जब वहां पर पहुंच रहे होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर इट्स वाइस वर्सा एज वेल, इंडियंस भी जब यहाँ पर आ रहे होते हैं, इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट द एयरपोर्ट। आई मीन आपको तकरीबन कई घंटों का जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और यही कल बेंगलुरु एयरपोर्ट में पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ। तकरीबन उनको जो है वो 2 घंटे जो है वो बेसिकली 14 घंटे का सफर था, 2 घंटे एयरपोर्ट पे उनको मजीद लगे, 16 घंटे का ये सिलसिला था। खिलाड़ी होटल्स पहुंचे, चेक इन किया, आराम किया, एंड देन दे हैड टू गो फॉर द मैच। सो या अब क्या किया जा सकता है जी, अब है तो फिर अब है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल 4-0 से ये मैच हार गया। कोई बात नहीं गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है, बात करते हैं कुछ। अच्छा हाँ, ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आपको पता है कि नजम सेठी साहब का फिलहाल दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। चौधरी ज़का अशरफ जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं अब वापस आने के लिए, लेकिन इख्तिदार की मुंतकली आईनी पेचीदगियों से अमल मुतासिर होने का खदशा, ये लिखना है एक्सप्रेस का। कहना यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फारिग होने का इम्कान, ज़राए का ये कहना है, वजीर आजम ने 21 जून तक तौसीह दी, 20 तारीख कोई तहलील का हुक्म गैर कानूनी है। सेठी कहते हैं इजलास कानून के मुताबिक हुआ था, मुद्दत 19। अच्छा, ये बेसिकली कहानी क्या हुई? ये कहानी ये हुई कि सेठी साहब जो हैं उनकी जो ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, एक जो इंटरिम कमेटी बनाई गई थी, उसका मैंडेट जो है वो 19 तारीख को ख़त्म हो रहा था। लेकिन 20 जून को सेठी साहब ने जो है वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना परसों, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में छोटे शहरों के रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके नुमाइंदे शामिल थे, उनको हटा के बड़े शहरों के नुमाइंदे जो है उन्होंने वहां पे प्लेस करवा दिए हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, ज़का अशरफ साहब कहते हैं कोई गैर आईनी काम नहीं होगा, किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, चार्ज लेने पर मामला देखूंगा। एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारियों समेत कई उमूर गौर तलब हैं। कल आपने एक और पिक्चर देखी होगी जिसमें एहसान और रहमान मजारी साहब जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो, और ज़का अशरफ जो है वो साथ हैप्पी बर्थडे टू यू का केक काट रहे थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है ये मामलात अभी आपको नजर आ रहे होंगे, तस्वीरें भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी इनकी। आगे बढ़ते हैं, और क्या है जी, ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को नाइंसाफी करार दे दिया, प्लान का मुखालिफ हूँ, अहम मैचेस बाहर और नेपाल वगैरह के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। खैर ये बात तो मैं इनसे अग्री करता हूँ। मजारी कहते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल मकाम पर ही खेलेगा। खैर एनीवे, ये तो खैर अजीब सी बातें हैं इनकी। मजारी साहब की तो अपनी गवर्नमेंट, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट छोड़ने के लिए पर तोल रही है, तो ये जो भी, वैसे एक चीज तो कंफर्म आ रही है और वो ये आ रही है कि ये इंटरिम, ये परमानेंट सेटअप भी इंटरिम सेटअप है, ये तो आप समझ लें, ये बात थोड़े दिनों की कहानी है। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है। पाकिस्तान के 17 साल मोहम्मद एहसन रमजान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो जीत लिया। यार ये एहसन रमजान जो है ना हमारा, ये बहुत माशाल्लाह, ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। आपको पता है कि बहुत ही यंग एज में, 16 साल की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये जीतने में कामयाब हुए थे, एमेचर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्नूकर की। और ईरान में जो है वो उन्होंने बेसिकली फाइनल में उन्होंने ईरानी क्यूइस्ट को जो है वो शिकस्त दी 5-2 से बासानी। और वेल डन यंग मैन। यार ये बच्चा जल्दी प्रो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ ही इज जस्ट 17-18 एंड ही हैज ऑलरेडी वन द एशियन अंडर 21, ही हैज वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अब इसको सपोर्ट चाहिए, जाहिर है मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी, लेकिन खैर
वी डोंट स्पॉन्सर सच सुपरस्टार्स एंड ऑल यार. अभी से इन बच्चों पे यंग एज में स्पॉन्सर करें, सस्ते मिल जाएंगे आपको. ये बच्चे भी अल्लाह करे जल्दी कुछ मैनेजर वगैरह अपने हायर करें जो कि इनके लिए जरा स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढ के लाएं एंड ऑल. लेकिन खैर चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि मोइन अली का कवर अब बुलाने पर गौर. ओके, मोइन अली खुद आए थे अभी, आपको पता है, एज अ कवर. अब जो है वो उनका कवर भी बुलाने का, उनकी इंजरी हो गई थी, आपको पता है, उनके बॉलिंग हैंड में जो है वो इंजरी हुई है. तो आई मीन ओके परफॉर्मेंस रही उनकी, कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस तो बहरहाल नहीं थी, लेकिन फिर भी चलें जी, गुड. ऑलराइट, और क्या सीन है? बेन स्टोक्स पर एशेस ड्रॉप करने का इल्जाम आयद होने लगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच जो है वो बेन स्टोक्स ने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने छोड़ दिया था. स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे जो है वो उन्होंने ये कैच छोड़ा था. और वेल ज़ाहिर जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े जाते हैं, वी ऑल रिमेंबर हर्शल गिब्स जब उन्होंने स्टीवन वॉ का कैच छोड़ा था. इवन दो नोबडी इज श्योर वेदर स्टीव वॉ एक्चुअली सेड यू जस्ट ड्रॉप द वॉक अप माइट, लेकिन फिर भी जो भी था बड़ा सर्कमस्पेक्ट जुमला था, बिकॉज यू नो दैट व्हाट स्टीवन वॉ डिड एंड व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर दैट गेम. ओके, और क्या खबर है जी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी फुटबॉल छोड़ने का आपको पता है उनका कोई प्लान नहीं है. कल उन्होंने आइसलैंड के खिलाफ जो है वो परसों रात उन्होंने फैसला कौन गोल किया. अपने 200 इंटरनेशनल मैचेस फॉर पुर्तगाल जो है वो भी मुकम्मल कर लिए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने. 89th मिनट में उन्होंने जो है कल ये गोल स्कोर किया था. यार वैसे गोल पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, वो जो इंग्लैंड का बुकायो साका ने एक गोल स्कोर किया, आर्सेनल का फॉरवर्ड, और बड़ा कमाल गोल जो है उस बंदे ने यार स्कोर किया है कल. ये आप देखिएगा. और नॉर्थ मैसेडोनिया से मुकाबला हुआ था इंग्लैंड का. साका ने बाय द वे हैट्रिक स्कोर की उसमें 38 मिनट, 47 एंड 51st मिनट में. कल इंडिया के सुनील छेत्री ने बाय द वे उन्होंने भी जो है वो कल हैट्रिक स्कोर किया अगेंस्ट पाकिस्तान. 2 पेनल्टी पर उन्होंने जो है वो गोल स्कोर किए थे. अच्छा जी, कल इसके अलावा एक और बड़ा रिजल्ट आया है जिसमें सेनेगाल की टीम ने जो है वो ब्राजील की टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी. आप पूछ लोगे कि ये क्या हो रहा है भाई? ये एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था. पुर्तगाल में ये मैच हो रहा था और मैं इनकी टीम देख रहा था ब्राजील की. यार ब्राजील की टीम तो पूरी टीम तकरीबन खेल रही है और सेनेगाल की टीम उनको 4-2 से हरा देती है. बिकॉज रिचार्लिसन है, विनीसियस है, मेलकम, मार्किनियोस, कुछ नए लड़के खेल रहे हैं बाकी. हाँ ठीक है, इतनी फुल स्ट्रेंथ साइड मेरे ख्याल से उनकी थी नहीं. इसके अलावा जर्मनी भी हारा है मेरे ख्याल से अभी. हाँ, कोलंबिया से हारा है 2-0 या 2-0. और देखते हैं जर्मनी की टीम क्या खेल रही थी. कहाँ है भाई जर्मन टीम? रोडिगर, ग्रोइत्स्का, वुल्फ, गुंडोगान, साने, हावर्ट्स, काई हावर्ट्स. ऑलराइट, अपना लौंडा अब तो एक अपनाइयत सी हो गई इससे. खैर ही वाज सब्स्टिट्यूट इन द 79th मिनट, लेकिन खैर चलें जी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was The Course with Breathless. Hope you guys enjoyed that song as much as I did. And good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. And what's the scene? जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूँ. Sales of Gold Bar and Vending Machine at GS Retail, a South Korean store chain, total $19 million in the past 9 months as of May. The Gold Bar will introduce 5 stores in September and increase to 29 stores, offering size of from 0.13 ounces to 1.3 ounces. That's a very good idea, by the way. Fahim Ali Khan कहते हैं US has approved $1.3 billion grant for Ukraine. This is astonishing that US own expenses are not meeting and approving loans for other. What kind of strategy is this? देखिए ये अमेरिका के अपने खर्चे बिल्कुल पूरे हो रहे हैं. वो कर्जा लेके अपने खर्चे पूरे करते रहते हैं और उसी कर्जा लेकर वो यूक्रेन को आगे मदद कर देते हैं उनकी. तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो कोई भाई. एंड देन व्हाट इज द सीन? इमादुल हक कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर विद लाइट शावर लाइव फ्रॉम कैंट, मलीर कैंट. ऑलराइट, ठीक हो गया, गुड है. ऑलराइट, और क्या सीन है? अच्छा जी, हमने रहमान खलजी साहब से पूछा था कि मेरिल स्ट्रीप मशहूर अमरीकी जो अदाकारा हैं मेरिल स्ट्रीप, वो अपनी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं. तो मैंने पूछा था कि आपकी फेवरेट जो है वो मेरिल स्ट्रीप की मूवीज जो हैं वो कौन सी है. तो उस पर उन्होंने 3 मूवीज के पोस्टर जो हैं यहाँ पे लगा कर भेजे हुए हैं. और जिसमें यार ये जो फिल्म थी ना, डेथ बिकम्स हर, यार ये बड़ी अजीब सी फिल्म थी. यार ये वाज अ कॉमेडी मूवी ब्रूस विलिस के साथ, और ये मैंने देखी है ये, और ये बहुत अजीब सी फिल्म थी जिसमें ब्रूस विलिस, जिसमें ये आबे हयात पी लेती हैं, गोल्डी हॉर्न और ये मेरिल स्ट्रीप, याद है ये. फिर
दे लिव फॉरएवर. एंड में जो सीन आता है ना, टुकड़े टुकड़े हो गई हैं लेकिन फिर भी वो हयात हैं, वो मर नहीं सकती बिकॉज वो तो आबे हयात पी चुकी हैं. एंड अजीब सिचुएशन थी इस फिल्म में. इसके अलावा आपने कहा द डेविल वेयर्स प्राडा. हाँ, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज दैट शी डिड. एंड देन द पोर्ट्रेयल ऑफ द आयरन लेडी मार्गरेट थैचर, जो कि एक बड़ी मशहूर इनकी जो है वो फिल्म हुई थी. तो ये आपने फिल्मों के नाम जो है वो मेंशन किए हैं. वैसे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आई थिंक डाउट इनकी एक फिल्म थी जो कि मैंने देखी थी, और ये फिल्म जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसमें इनकी एक्टिंग जो है वो भी इन्होंने बड़ी कमाल किस्म की एक्टिंग जो है वो की थी. इसके अलावा आई थिंक द फर्स्ट मूवी दैट आई रिकॉल जो कि मैंने मेरिल स्ट्रीप की जो है वो देखी थी, एंड आई थिंक इट वाज मेरिल स्ट्रीप, दैट वाज क्रैमर वर्सेस क्रैमर. रिमेंबर डस्टिन हॉफमैन, एंड ये जिस पे इंडिया में एक कॉपी बनाई गई थी, याद है, अकेले हम अकेले तुम. यानी बाज़ जगहों पे तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि वो बाकायदा उन्होंने सीन बाय सीन कॉपी मार दी थी. तो जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैंने कहा था यार अब ये देखना चाहिए कि ये किस फिल्म की कॉपी है. किसी ने मुझे बताया यार तुम इतनी एडवोकेसी कर रहे हो उस फिल्म की, अकेले हम अकेले तुम, ये क्रैमर वर्सेस क्रैमर की कॉपी है. तो फिर मैंने देखा था तो फिर वो मुझे पता चला अच्छा ये है मूवी. चलें जी, सैयद कलीम जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, शब जुमा मुबारक. जबरदस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मच बेटर. समी यूसुफ प्ले करने की आप बात करते हैं सर, ये रमजान में हम चलाते थे सर, काफी चलाएं. व्हाट अ नाइस वेदर टुडे. बासित यूनुस कहते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वेदर है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है. इसके अलावा सॉन्ग रिकमेंडेशन नेवर इनफ फ्रॉम द मूवी द ग्रेट शोमैन डेडिकेटेड टू माय वाइफ प्लीज. ओके जी, देखता हूं मैं, मेरे पास नहीं है वैसे, कहां है, डाउनलोड करना है. महनाज नवीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज विश माय सन इब्राहिम बेग, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 9th बर्थडे टुडे. इब्राहिम यंग मैन, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. एंड आई एम श्योर के पप्पा ने जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले बहुत बर्थडे सेलिब्रेट करके चले जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं भी हुआ तो फिर कर लेना रिमोट बर्थडे सेलिब्रेशन. ऑलराइट जी. इसके अलावा हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? इन everything fine. What about Imran Khan's PDI? Will PDI survive after this setback? Well, ये तो अब उनकी किस्मत है, करेंगे या नहीं. लेकिन चलें, ये YouTube शो वाले सवालात हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सवालात नहीं है इस वक्त मेरे भाई. तो YouTube पे बात करेंगे इस पर, ठीक है? क्या ख्याल है? ऐसे ही करते हैं. ओके, और क्या सीन है? आज अमरीश पुरी की भी बर्थडे. यार वैसे अमरीश पुरी का जो वो रोल था ना, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, काली माँ शक्ति दे, यार क्या बंदे ने एक्टिंग की थी यार, वैसे जबरदस्त. व्हाट एन एक्टर ही वाज. फुहार तो सुबह पड़ रही थी, हल्की सी फुहार पड़ रही थी, काफी गहरे बादल जो है वो मौजूद थे, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है जनावे वाला भाई, सबमरीन के हवाले से तो कोई अभी तक आपको पता है कि वो कोई अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि जिसमें कोई उम्मीद पैदा हो सके. बिकॉज कहते ही हैं कि बस आज दोपहर तक, यानी वहाँ के टाइम दोपहर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सम टाइम इन द लेट इवनिंग, दैट्स ऑल द ऑक्सीजन दैट दे हैव. आई वाज गोइंग थ्रू 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाट कुड हैव हैपेंड. अब तो जाहिर है देखें, अब तो काफी सारी बातें इस पे आनी शुरू हो जाएंगी एंड ऑल. लेकिन आज सुबह इत्तेफाक से, बाय द वे, आई वाज लिसनिंग टू अ न्यूज़ पीस ऑन दिस सबमरीन, इस कंपनी के हवाले से एंड ऑल, बिकॉज कंपनी के जो जॉइंट सीईओ, आपको पता है कि जो कंपनी के सीईओ हैं, जो वो ये एक्सकर्जन, जो बहुत ही एक महंगी एडवेंचरस एक्सकर्जन करवाने जो है ये लेकर गई है, उसके सीईओ ने जो है वो ये बात की है कि दे विल कंटिन्यू सर्चिंग एंड ऑल. उसके जॉइंट सीईओ, बिकॉज एक जो उसके सीईओ हैं वो तो, जो दूसरे हैं फाउंडर, वो तो बेचारे उसी सबमरीन में थे और ही वाज वन ऑफ द पायलट्स ऑफ दैट सबमरीन बाय द वे. लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं और बाकी 4 लोग उनके अलावा और लोग हैं, सारे अब चांसेस आर प्रीटी लो. तो मैं यही बता रहा था कि यार जो 3 एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं उसमें से सिर्फ एक ऐसी एक्सप्लेनेशन आती है जिस वक्त कुछ जिसमें उनके जिंदा बचने की जो है वो बात की जा रही है. बाकी जो 2 एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं दैट इट वुड हैव जस्ट वो बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो गई हो ये वाली जो सबमरीन है. अच्छा हाँ, तो मैं सुबह ही बता रहा था, जो मैं सुबह में न्यूज़ रिपोर्ट सुन रहा था, उसमें वन ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी, जो कि यहाँ पे इनको सबमरीन में लेकर गई है, वो बताते ये हैं, अच्छा मेरे लिए भी ये सुन के बड़ी हैरत हुई, दैट दिस सबमरीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर. Generally, these submarines are made up of some hard metals because देखिए होता क्या है, ये हमने कल भी बात की थी, और वो ये थी कि
ये आप जब जितना पानी के अंदर जाते रहते हैं, द सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो आपके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो रहा होता है वो तो शदीद हो जाता है. और उस प्रेशर को जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास ऐसा मेटल चाहिए होता है कि जिसमें आप जो कि रेजिस्ट कर सके इसको. लेकिन कार्बन फाइबर कहीं ऐसा तो नहीं कि जाते हुए कोलैप्स हो गया हो और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सकता हो. विदाउट टेस्टिंग एंड ऑल मुझे नहीं पता कि ये कैसे अंदर जा सकती है. इसके अलावा जो एक और चीज थी इस पर्टिकुलर सबमरीन के हवाले से वो ये थी, द सबमरीन्स आर जनरली सिलिंड्रिकल इन शेप. लेकिन अगर आप इसके शेप को भी देखेंगे तो आपको ये शेप एक मुख्तलिफ शेप का जो है वो नजर आएगा, जिसका मतलब ये द प्रेशर विल नॉट बी इक्वली डिवाइडेड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द. सो देयर इज अ साइंटिफिक फिनोमेनन एट वर्क एंड ऑल. इस कंपनी के एक साबिक एम्प्लॉई ने इससे पहले इस व्हीकल की, इस पर्टिकुलर जो सबमर्सिबल ये जो एक व्हीकल है, इसकी सेफ्टी के हवाले से वो सवालात उठा चुके हैं. काफी अर्से पहले वो बोल चुके हैं कि यार उनको लगता है कि ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, बिकॉज उनको जिस टाइप की डेप्थ में आप जाने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग अराउंड 10,000 प्लस फीट अंडर द सी. और जिस तरह के प्रेशर और जिन एक्सट्रीम कंडीशंस पे हम जाने की बात कर रहे हैं उसमें शायद ये सरवाइव ना कर पाए. बहरहाल जी, थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप. आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि अब जो फैमिलीज होंगी ऑफ द पीपल हु वर देयर इन दैट शिप, वो भी अपने आप को इस बात के लिए जो है वो अलाइन कर रही होंगी ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन देयर. अल्लाह आसानियां पैदा करे सबके लिए, हम यही कह सकते हैं. चलें जी, अभी बढ़ रहे हैं हम ब्रेक की जाने, मिलके प्रोग्राम आगे चल के प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और क्या सीन है जनाब. जाने से पहले जरा हम बात करते हैं अभी. ओके या सो अभी जो सीन है वो ये है कि मोदी जी अमेरिका गए हुए, और मोदी जी अमेरिका गए हुए वहां पे आज उनकी जो है वो जो बाइडन से मुलाकात होने वाली है. और जो बाइडन जो है वो मोदी जी के, यानी वो शख्सियत जिनको आज से 2 दहाइयों पहले जो है आपको पता है कि अमेरिका में उनका दाखिला जो है वो ममनू था, उनको बैन कर दिया गया था बिकॉज उनको जो है वो कंप्लिसिट माना जाता था. उनके बारे में कहा ही जाता था कि ये बहुत कुछ कर सकते थे. गुजरात में जो मुसलमानों का कत्ले आम पोग्राम हुआ 2002 में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सो उस हवाले से जो है वो उस वक्त जो अमेरिका में गवर्नमेंट थी, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जो है वो उनको बैन कर दिया था. ही कुड नॉट एंटर अमेरिका, बट नाउ ही गोज देयर एंड ही गेट्स द बेस्ट पॉसिबल रिसेप्शन दैट कैन बी गिवन टू एनी हेड ऑफ द स्टेट. सो आज ये बाइडन से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा अमरीकी कांग्रेस के इजलास से जो है वो खिताब करने वाले हैं. और इसके अलावा जो तीसरी चीज होने वाली है वो ये कि इनको एक स्टेट डिनर जो है वो भी दिया जाएगा. नाउ द स्टेट डिनर ऑनेस्टली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, नो मैटर आपकी कितनी दोस्ती वोस्ती हो अमेरिका से. जो बाइडन साहब के जो 1.5 साल का इक़्तिदार रहा है उसमें सिर्फ 3 हेड ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं कि जिनको स्टेट डिनर दिया गया है. एक तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट नंबर 1, उसके बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कहाँ के हैं जी, फ्रांस के सदर, उनको दिया गया है. और अब नरेंद्र मोदी को जो है वो दिया जा रहा है. जाहिर है जी, दैट टेल्स यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि इंडिया के लिए अमेरिका ने सोचा हुआ है. और ये अभी से नहीं सोचा हुआ. मैं बार बार जो है आज थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था और अभी भी बात करता हूँ, इन इंस्टा लाइफ पे बात कर रहा था और अभी भी बात करता हूँ. और वो ये कि जब 2005 में अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो इंडिया को सिविलियन न्यूक्लियर डील देना चाह रहा है. आई मीन दिस वाज अ वेरी बिग इशू 16 इयर्स बैक. और 14 साल पहले इस पे दस्तखत भी हो गए और इंडिया बिकेम वन ऑफ दोज रेयर. अमेरिका ने अपने ही बनाए हुए कवानीन की बड़ी मैसिव वायलेशन की थी. Because India, remember, is not a signatory on the non-proliferation treaty, न्यूक्लियर अदम फैलाव का जो मुआहिदा है अमेरिका, इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया. और उसके बावजूद अमेरिका ने जो है कहने को तो उनको सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, बट दिस सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्चुअली अनलॉक्ड अ लॉट ऑफ बिग स्टफ फॉर इंडिया, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड ऑल. तो अगर आप देखते हैं कि the Indian companies and individuals and all, they are doing so well in America and all, it has to do a lot with this special privilege that the Indians get in America. Well, that without doubt जो Indian diaspora रहती है अमेरिका में, दुनिया में जितने भी लोग आके अमेरिका में बसे उनमें सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा जो रिच लोग माने जाते हैं वो माने नहीं जाते, इट इज एक्चुअली देयर.
आई मीन अस पाकिस्तानीज आर नॉट डूइंग दैट बैड एज वेल, लेकिन वो इंडियंस का लेवल एक अलग है. आई मीन मोर देन द चाइनीज अमेरिकन जो इंडियंस हैं वहाँ पे, तो इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक इंपॉर्टेंट वोटिंग बैंक बनता जा रहा है. दे आर पॉलिटिकली वेरी एक्टिव नाउ. और जो बाइडन साहब की अपनी जो काबीना है उसमें भी इनका काफी इन्फ्लुएंस है और काफी इनका रोल है. सो मोदी साहब वहां पर मौजूद हैं इस वक्त. जाहिर है वही कल उन्होंने योगा सेशन होस्ट किया वर्ल्ड योगा डे पे. परफेक्ट एडवर्टीजमेंट फॉर हिज कंट्री एंड ऑल. फिर उसके बाद जो है जनाबे वाला, आई मीन द कंट्री नीड्स सच शोमैन. आपको इस तरह के शोमैन चाहिए होते हैं जो शोबाजियां करें, लेकिन उसके पीछे जरा परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ शोबाजियों से जो है ना वो काम नहीं चलता, परफॉर्मेंस भी पीछे चाहिए होती है. आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. सो बहरहाल इंडिया की परफॉर्मेंस रही है. देयर इकोनॉमी हैज कंटिन्यूड टू ग्रो नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, क्या आ रही है. इंडिया सिंस 1992 हैज बीन मोस्टली ऑन द ग्रोथ. एक दो उनके फेजेस आए हैं जहां पे द इकोनॉमी हैज स्लो डाउन एंड ऑल, लेकिन स्पेशली पोस्ट कोविड इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमीज राइट नाउ. उसकी जो ग्रोथ है वो काफी एडमिरेबल रही है बहुत सारे कंट्रीज के लिए. एनविएबल भी रही होगी बिकॉज इट्स अ मेजर इकोनॉमी नाउ. सो बहरहाल all these things they culminate into the point now that India has given the due importance that it always thought itself of. So अब वो human rights violation करें. मणिपुर स्टेट में उन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया. BBC का ये कहना है that an Indian state is on the brink of a civil war. मणिपुर ये जो इंडिया की स्टेट है वो बंदों को मार दें, कत्लेआम कर दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, बिकॉज उनके लिए एट द एंड ऑफ द डे अपने मफादात हैं. कश्मीर में दे हैड द लॉन्गेस्ट इंटरनेट ब्लॉकेज इन द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. जब से इंटरनेट आया है अमेरिका के कान में जू नहीं रेंगनी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होने वाला है. जस्ट पुट दीज थिंग्स. जो मणिपुर में इस वक्त हुआ है, जो कश्मीर में इंडिया ने किया है, ये अभी चाइना कर दे तो आप देखिएगा कि ऐसा हो जाएगा, हाय मैं मर गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई. ऐसे चूड़ियां तोड़ रहे होंगे अमेरिकन जो हैं हर जगह दुनिया में बैठ के. लेकिन बहरहाल ये दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. अगर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को तो कर लें. यू नीड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज टू रिप्रेजेंट योर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आप जब अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्या आपके प्राइम मिनिस्टर के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है? मैं आप पे छोड़ देता हूं. और आपके जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं. तो जब हमें इसके जवाब मिल जाएंगे तो फिर हम रोना धोना जो है ना वो बंद कर देंगे. तो वही बात है कि जी हिम्मत है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो. ये है सिलसिला. आई जस्ट थॉट थोड़ी सी आपसे जो है इस हवाले से बात कर ली जाए. ओके, और क्या सीन है, और कोई खबर है इसके अलावा? टर्की सेट फॉर यू टर्न एंड स्टीप इंटरेस्ट रेट हाइक. आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. रजब तैयब एर्दोगान पहाड़ के नीचे आ गया. जी हुआ ये है कि भाई न्यू सेंट्रल बैंक की गवर्नर एक आई है जिनका नाम है हाफिजा Haya Erkan. All right, it sounds like a Turkish ड्रामे का नाम में कोई कैरेक्टर हो. लेकिन बहरहाल उनका कहना यह है कि जी जो रजब तैयब एर्दोगान की जो उनका खैर कह तो नहीं सकते, उनकी तो हिम्मत नहीं है, इस पर बात करेंगे. उनकी अनऑर्थोडॉक्स जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, लेकिन एर्दोगान ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे. बट नाउ द न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज हिंटेड, क्योंकि अब एर्दोगान इलेक्शन जीत चुका है, नो टाइम फॉर पॉपुलिस्ट मेजर्स नाउ दैट ही हैज वन द इलेक्शंस. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहते ये हैं कि जी इंटरेस्ट रेट ड्रास्टिकली बढ़ाए जाएंगे. द इंटरेस्ट रेट राइट नाउ आर एट 8.5. द पॉलिसी रेट इज एट 8.5%, व्हिच इज क्वाइट लो फॉर एन इन्फ्लेशन ऑफ 40%. और टर्की इज इन द इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस राइट नाउ. सो या pretty bad scene. All right, guys, वक्त आ गया आप लोग इजाज़त लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह शाम में आपको अपने YouTube लाइव में मेरी मुलाकात होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.